जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस और एग्जाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हमारा जीके जिसका प्रैक्टिस सेट है, जिसकी संख्या 8 में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, हर प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। वही 38 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देखिए और लास्ट में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। हाँ, तो यूपी जीके के क्वेश्चन है पहले, फिर उसके हर प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सीरीज से जैसे आपके एग्जाम में बनेंगे बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार कहाँ पर विकसित किया गया है, बिहार का विकास किया जा रहा है। तो शेखा झील कहाँ पर विकास किया जा रहा है आपको बताना। देखो, शेखा झील उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विकसित की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों? अलीगढ़ में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और पक्षियों के लिए बनाई जा रही राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कतरनिया घाट। और कतरनिया घाट की बात करते हैं, ये 1975 में बनाया गया था। कब दोस्तों? 1975 में बनाया गया था। तो देखिए आपके एग्जाम में सन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किशनपुर की बात करते हैं, ये 1972 का है। कब का है? 1972 का है। ठीक है, और बाकी चंबल, ये चंबल जो है 1979 का है। ठीक है, 1979 का है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रायपुर जो है, रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर, एक यहाँ पर रानीपुर की स्थापना की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार के बुंदेलखंड क्षेत्रों में प्रमुखता है? मतलब कौन सी मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी, जिसे कपास की मृदा भी कहा जाता है, इसके बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जनपदों की संख्या कितनी? जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें कितने जनपद आते हैं आपको बताना है। तो इसमें 7, जैसे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, इनके भूभाग आते हैं किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और ये 7 जिलों के अंतर्गत बना बुंदेलखंड। याद रखें, कई बार एग्जाम में आया है 7 खंड। कौन कौन सा है देखो फिर से समझिए, महोबा है, झांसी है, बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, जालौन है, ललितपुर है। ठीक है, याद रखेंगे 7 है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस की बात करते हैं, किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी। क्या बोलेंगे? 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 24, क्योंकि 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम इसका बदल कर किया गया था। संयुक्त प्रांत से इसका नाम यूपी कब किया, उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पुराना है, इसे छोड़ दीजिए, मई 2023 का है। ये देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम क्या है? बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताएंगे। स्वदेशी निर्मित है पहली बात, तो ये वर्णास्त्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्णास्त्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्णास्त्र। अगला क्वेश्चन ये देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता डेस नदी के किनारे विकसित। देखिए जितनी भी सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, हालांकि सिंधु की अन्य सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता आपको बताना है किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरस्वती। देखिए वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ते हैं तो सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तो नदी सबसे गंगा थी, लेकिन सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। कौन सी सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। इसे क्या कहते थे? इसे देवी तमा, क्या बोलेंगे? इसे देवी तमा और माते तमा भी कहा जाता है। देवी तमा और माते तमा भी कहा गया है, माते तमा भी इसे कहा गया, देवी तमा और माते तमा भी कहा गया सरस्वती नदी को। ठीक है, बाकी गंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी थी, महत्वपूर्ण नदी, वो गंगा थी। कह रहा, मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? आप सभी को पता है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठती है। रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करते हैं तो 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा था। कब तक दोस्तों? 1240 तक इसका शासनकाल रहा था, याद रखेंगे। और तो राइट आंसर ये बठिंडा के किला में, बठिंडा के किला मुबारक में। ठीक है, तो बठिंडा के किला में इनको जो था उसको गिरफ्तार किया गया था, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन सूफी परंपरा में वली शब्द का अर्थ क्या था? जो वली था, वली मतलब एक वली जो था वो संत का के रूप में संत होते थे। वली मतलब वली संत के रूप में। हालांकि ये बलि जो वली दी जाती है जानवरों की, वो भी होता है, लेकिन इसमें वली ये तभी तो क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया। सूफी परंपरा में वली एक संत को कहते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 से संबंधित? देखो कराची अधिवेशन की बात करें 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट कराची अधिवेशन है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी 1931 में कराची में। और इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, आपको पता हो, काले झंडे गांधी जी को इसी में दिखाए गए थे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। गांधी इरविन समझौता की पुष्टि हुई थी, इसमें बताना है गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। तो कांग्रेस अधिवेशन 1930 में गांधी इरविन समझौते की, बिल्कुल। महात्मा गांधी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं, पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया? नहीं, ये तो बात 1900 बाद की है। भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हमने पारित किया। इस आयोजन के खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया, खिलाफत आंदोलन तो 1919 का है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ महात्मा का जो गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करते हैं 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1923 में हुई थी इसकी स्थापना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला ये लीजिए, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर? तो नई दिल्ली, देखिए अगर नई दिल्ली की बात करता हूँ तो अगर आप इस तरीके से कुछ भारत को बनाएंगे, ये बहुत बढ़िया हमसे नहीं बनेगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है। इस तरीके से आप मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए नई दिल्ली है। अब उसने कहा कौन कौन? एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ेगा? ये नेपाल में देखने को मिलता है, नेपाल वाले क्षेत्र में। इस्लामाबाद शहर, अमरनाथ गुफा तो जम्मू क्षेत्र वाले, वो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, एवरेस्ट पर्वत, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक है। और बाकी बांग्लादेश तो ढाका इधर पड़ेगा, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान वाले इधर पड़ेगा, तो ये एवरेस्ट पर्वत ही इसके अच्छा से। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको युग्म बताने हैं पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही। रोहतांग सिक्किम का, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा युग्म संदर्भ में सही है? तो बताना राइट आंसर क्या होगा? देखो रोहतांग की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं, कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला और जिलेपला ये सिक्किम में है। नाथुला और जिलेपला ये कहाँ पर दोस्तों है? ये सिक्किम में है। नाथुला हो गया और जिलेपला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रोहतांग कहाँ पर है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का है रोहतांग। लिपुलेख उत्तराखंड का है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का। नाथुला सिक्किम, नाथुला और जिलेपला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अष्टमुडी झील में स्थित है? अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है आपको बता? अष्टमुडी ये इंपॉर्टेंट है, ये केरल में देखने को मिलती है अष्टमुडी झील। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कोलेरू बहुत फेमस है। कोलेरू झील कहाँ पर? कोलेरू आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। तमिलनाडु में ये लोकटक मणिपुर में है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं बेम्बनाड, ये केरल, बेम्बनाड भी केरल है। और तमिलनाडु की एक झील तमिलनाडु की इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में लोनार बहुत फेमस है। कौन सी दोस्तों? लोनार कहाँ की है? महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? मतलब पानी के बाहर करने के लिए, मतलब बांध का आपसे प्रकार पूछ लिया तो काफर बांध, क्या बोलते हैं इसे? काफर बांध बोलते हैं। ये अस्थायी बांध होता है, याद रखेंगे। ठीक, काफर बांध। संविधान के भाग 8 में संबंधित है। संविधान के 8 किससे संबंधित है? तो संविधान के भाग 8 की बात करते हैं तो याद रखेंगे राइट आंसर सी, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। देखो भाग 1 में राज्य संघ शासित क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार है, 4 में डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4 के का में मूल कर्तव्य है, 5 में आपके राज्य है। ठीक है, और 6 में क्या है? 6 में नहीं, 5 में क्या है? 5 में संघ राज्य है। हाँ, 5 में संघ राज्य है। और 7 तो आपका डिक्लेयर कर दिया। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर क्या होगा? 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। 7 तो हटा दिया गया। 5 में संघ राज्य क्षेत्र, 5 में क्या? संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र है 5 में, और 6 में राज्य है, 7 में केंद्र शासित प्रदेश है, इस तरीके से। ठीक है, नगर पंचायतें ये आपके 9 में देखने को मिलेगी। 9 के का में सहकारी, ये नगर जो पालिका है वो 9 के का में है। सहकारी समितियां 9 के खा में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोग को होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहेगा? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा होगा, बताएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन है अनुच्छेद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 338 के बी फर्स्ट में ये बात की गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की बहस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है। और
जो लोकसभा की मतलब संसद की बहस की बात संविधान में अनुच्छेद 120 में कहा गया कि संसद की कार्रवाई हिंदी या इंग्लिश दोनों में की जा सकती है। अनुच्छेद 120 में दोनों में की जा सकती है, याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। तो 143 में क्या है? 143 में अनुच्छेद 143 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 138 कहता है उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता की रिटें हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 140 में अनुषंगिक शक्तियों की बात करता है, ठीक है। और 150 में संघ और राज्यों के लेखा का जो लेखाओं होते हैं उनके प्रारूप की बात 150 में की गई, ठीक है। तो अनुच्छेद 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिसमें अनुषंगिक शक्तियों की बात की गई। अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ये बात परामर्श की बात की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ साथ पारित किया गया था? बताएंगे। मतलब भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, ये आपसे बताना है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो बनाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, वो इसी से संबंधित था, ठीक है। भाषा के आधार पर गठन की बात की थी 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारतीय अनुच्छेद 148 में हमें बात की गई है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। इसकी कार्यकाल 665 होता है, हालांकि इसका कार्यकाल जो होता है 665 इसमें लिखा गया है, और उसे प्रसाद पर्यंत भी कहीं कहीं लिखा होता है, प्रसाद पर्यंत भी धारण करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है। चलिए, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले शास्त्री कौन थे? अगर सबसे पहली बार पूछी जाए तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और इसका वर्णन अपनी बुक इनकी थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या हो जाए? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने किया है, और इन्होंने 20 रुपया प्रति आय बताई थी। सबसे पहले इन्होंने 20 रुपया प्रति आय बताई थी। उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से आय की गणना करने वाले जो प्रमुख शास्त्री थे वो विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा, इन्हें वी राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VKRV राव बोला जाता है, ठीक है। VKRV राव बोला जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इसका गठन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? देखो, अगर वैश्वीकरण 1951 में आपने देखा, 1991 हम ये सब लाए थे, ठीक है। LPG लाए थे हम कब? 1991 में LPG लाए थे। तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना वैश्वीकरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है? दूसरे देशों से कम हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों को वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर जो ब्याज, अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहते हैं? ये बहुत फेमस को, जैसे इसको पिलर बोलते हैं, प्राइम लेंडिंग रेट, इसे प्रधान उधार दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान उधार दर, ठीक है। क्या होती है? प्रधान उधार। एक होता है बेस रेट, आधार रेट होता है, उसको भी हम जब आगे आएगा क्वेश्चन उसको भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब बैंक जो होते हैं अपने सबसे विश्वसनीय, मतलब ये हम आप जिसको जानते हैं विश्वसनीय जो लोग होते हैं उनको जिस दर पर पैसा दिया जाता है उसे प्रधान उधार दर बोला जाता है, ठीक है। प्रधान उधार दर ये मतलब कम होती है कुछ। NPCI का पूर्ण रूप, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों की एक अम्ब्रेला संगठन है। तो NPCI का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं तो ये 15 अगस्त 2021 में शुरू किया गया। 2021 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। हाइड्रोजन मिशन 2021 के बजट में इसकी बात की गई थी 15 अगस्त 2021 में, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अमर्त्य सेन पूछा गया ना। हाँ, अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वो 1998 में दिया गया था। 1998 में ये अर्थशास्त्र से संबंधित थे, इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया गया था 1998 में, याद रखेंगे। और 1999 में इनको भारत रत्न अगर पूछा जाए तो 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रिंग की बात करते हैं, सबसे जो रिंग छल्ले होते हैं 6 छल्ले होते हैं, ठीक है। और ये महाद्वीपों को दर्शाते हुए, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, इनको
दर्शाता है। और तो पहली बार 1913 में, कब दोस्तों, पहली बार 1913 में इनको प्रदर्शित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द इकावाग नामक पुस्तक किसने लिखी? द इकावाग पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के राउलिंग। एक पुस्तक आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगी, के राउलिंग हो जाएंगे, याद रखेंगे, के राउलिंग। रस्किन बॉन्ड की हाउ टू बी अ राइटर, ये बहुत फेमस बुक है इनकी। और मलाला की आपको याद रखना है, मलाला जैसे ये आई एम नॉट वो दूसरे की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सेहली हो जाएगी, आपको पता होगा ये क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य पर प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग को कहा जाता है? ये किसने खोज की थी? तो याद रखेंगे, सीवी रमन द्वारा इसे खोजा गया था। और 1930 में इन्हें नोबेल भी मिला था। 1930 में इन्हें नोबेल मिला था। 1928 में इन्हें सीवी रमन ने खोज की थी 1928 में, जिसलिए 1930 में इन्हें नोबेल भी मिला था, याद रखें, नोबेल भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, 1928, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके। ये अंतिम क्वेश्चन देखिए, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? 1836 में प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया गया था और ये क्वेश्चन निकोलसन कार्लसन ने किया था। तो यहाँ तक हमारे 38 प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। लिंक नीचे प्लेलिस्ट का दिया गया, जहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।